1931 में पेरिस में एक चोर हेनरी अपने द्वारा चुराए गए कुछ हीरे अपने ठेकेदार को सौंपता है। हालांकि चोरी किए गए सभी हीरो में से कुछ हीरे हेनरी अपने पास रखने का फैसला करता है और अपनी प्रेमिका नैनेट को एक सुंदर हार भेंट करता है जो उसी आभूषण की दुकान से चुराया गया था। एक बेचैन रात में नैनेट बड़े शहर की सारी हिंसा से दूर ग्रामीण इलाके में एक घर में रहने की अपनी इच्छा प्रकट करती है। हालांकि हेनरी जानता है कि ग्रामीण इलाकों में चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह अपनी जरूरत की सारी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए 6 महीने का समय मांगता है। इसके बाद वह अपनी प्रेमिका के साथ ग्रामीण इलाके में जाने का वादा करता है। अचानक वह आदमी अपने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनता है और फिर पुलिस अपार्टमेंट में घुस आती है। अधिकारियों का दावा है कि हेनरी को रोलैंड लैंड की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार एक गवाह ने उसे अपराधी के रूप में पहचाना है, लेकिन हेनरी यह कहकर अपना बचाव करने का प्रयास करता है कि उसने पूरी रात अपनी प्रेमिका के साथ बिताई थी। भयभीत नेट्टे उसे ले जाने से रोकने का प्रयास करती है, लेकिन अधिकारी उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और हफ्तों बाद वह महिला उससे मिलने जेल पहुंचती है। एक ऐसे अपराध के लिए मुकदमा चला रहे थे जो उसने किया ही नहीं था। हेनरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और वह जेल से बाहर निकलने की योजना बनाता है ताकि उन सभी लोगों को खत्म कर सके जिन्होंने उसे फंसाया था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह जेल से कब बाहर निकल पाएगा। वह अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ते को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन नेट्टे उससे प्यार करना कभी बंद नहीं करेगी। अगले दिन हेनरी अन्य दर्जनों कैदियों के साथ फ्रेंच गन में डेविल्स आइलैंड जाने की तैयारी करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरते हुए उसकी मुलाकात झूलो से होती है और उसे पता चलता है कि उसे कम समय में जेल से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वे लुइस डेगा से दोस्ती करने का फैसला करता है, जो एक करोड़पति है और जिसे नकली पैसा बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पैसे के बदले में हेनरी दावा करता है कि वह डेगा की सुरक्षा की गारंटी लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अन्य कैदी उसके पैसे हड़पने के लिए उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। हालांकि करोड़पति ऐसा करने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह खुद की देखभाल करने का फैसला करता है। उस रात डेगा अपने एक साथी की चीखों से जाग जाता है, जिस पर आधी रात को एक कैदी हमला करता है। ये जानते हुए कि गिद्दू अपने शरीर में कुछ कीमती आभूषण छिपा रहा है, वह व्यक्ति ब्लेड से उसका पेट चीर देता है और वे उस युवक को मार डालता है। यह भयावह दृश्य देखकर डेगा हैरान रह जाता है और उससे भी ज्यादा हैरान यह देखकर होता है कि गार्ड कितनी सहजता से इस स्थिति को संभालते हैं। गिद्दू के शरीर को कोठरी से निकालने के बाद अधिकारी फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ भी ना हो। अगले दिन डेगा हेनरी से बात करने जाता है और बताता है कि उसने अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया है। अगर हेनरी उसे द्वीप की यात्रा के दौरान उसे जीवित रख पाता है तो डेगा वादा करता है कि वह उसके भागने का पूरा खर्चा उठाएगा। डेगा के अनुसार उसकी पत्नी ने उसे रिहा करने के लिए अपील दायर कर दी है और उसे विश्वास है कि वह क्रिसमस तक घर चला जाएगा, इसलिए उसका हेनरी के साथ भागने का कोई इरादा नहीं है। सुबह के शुरुआती घंटों में ट्रिब्यूयार्ड, जिसने गिद्दू पर हमला किया था, डेगा के पास एक चाकू लेकर आता है और अपने साथी को खतरे में देखकर हेनरी तुरंत उसके बचाव में कदम उठाता है। अपने दुश्मन को गिराने के बाद वह लगातार घूंसे मारता है। कैदियों की चीखें सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आती है और कैदियों को घायल करने के लिए पानी की भाप का इस्तेमाल करती है और लड़ाई को रोक देती है। हाथापाई में शामिल लोगों की पहचान करने के बाद अधिकारी हेनरी को घसीटकर सजा कक्ष में ले जाते हैं। कई घंटों तक वह एक बेहद असहज स्थिति में जंजीरों से बंधा रहता है, लेकिन दिन के अंत में वह अन्य कैदियों से मिलता है और देखता है कि ट्रिब्यूयार्ड का चेहरा पूरी तरह से बंधा हुआ देखता है। इस समय झूलो उसे सलाह देता है कि वह अपने दुश्मन को खत्म कर दे, लेकिन हेनरी कहता है कि वह किसी की जान नहीं लेना चाहता है। जब कैदी जहाज से उतर रहे होते हैं, झूलो जानबूझकर एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है ताकि उसे अस्पताल भेजा जा सके। हेनरी और डेगा डेविल्स द्वीप पर घूमते हैं और देखते हैं कि दर्जनों हथियारबंद पहरेदार हर जगह बिखरे पड़े हैं। शिविर में पहुंचने पर वार्डन कहता है कि पहरेदारों को जेल से भागने का प्रयास करने वालों को गोली मारने की अनुमति दी गई है। हालांकि अगर वे पहरेदारों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं तो भागने वालों को जंगल में रखा जाएगा, जहां या तो वे भूख से अपनी जान गंवा देंगे या उसे जंगल के जानवर खा जाएंगे। फिर भी वे भागने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें 2 साल के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा, और अगर वे फिर से भागने का प्रयास करते हैं तो उन्हें 5 साल के एकांत कारावास की सजा होगी। यदि कोई कैदी किसी अन्य व्यक्ति की जान लेता है तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। सभी नियमों की जानकारी देने के बाद वार्डन नए कैदियों को उनकी कोठरियों में भेज देता है। थोड़ी देर बाद उन्हें गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। गार्डों के अनुसार एक कैदी ने अस्पताल से भागने का प्रयास किया है
और हेनरी जल्द ही समझ जाता है कि झूलो ही वह भगोड़ा है। अगले ही दिन वे द्वीप पर पहुंच जाते हैं। कैदियों को शारीरिक श्रम करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है और डेगा हेनरी से अलग न होने का पूरा प्रयास करता है। दर्जनों पत्थर उठाने और कई टन वजन वाली ट्रॉली को धकेलने के बाद कैदी खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। डेगा ये देखकर चौंक जाता है कि उसका एक साथी थकावट के कारण गिर पड़ा है। वह दूसरों को सचेत करने का प्रयास करता है कि क्या हुआ है, लेकिन सेलियर उस आदमी को चुप रहने का आदेश देता है और उस मरे हुए आदमी का खाना डेगा और हेनरी के साथ बांट देता है। बातचीत के दौरान हेनरी को पता चलता है कि सेलियर भी नौसेना में सेवा दे चुका है और उससे दोस्ती कर लेता है। साथ मिलकर वे द्वीप से बाहर निकलने के लिए एक नाव से जाने की योजना बनाते हैं। जब उन्हें एक व्यापारी से बात करने का मौका मिलता है जो अभी अभी द्वीप पर पहुंचा है, तो हेनरी उन्हें अपनी नाव से ले जाने के लिए $5000 देने की पेशकश करता है। वह व्यक्ति बताता है कि उसकी नाव नदी के दूसरी तरफ है और वह वहां 3 दिन तक रहेगी। हेनरी को एहसास होता है कि उसे यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। दिन भर काम करने के बाद नहाते समय हेनरी और डेगा 2 अन्य कैदियों से भिड़ जाते हैं जो उनके पैसे चुराने के लिए उन पर हमला कर देते हैं। जब वह खतरे को आता हुआ देखता है तो हेनरी अपने दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए पानी की एक बाल्टी फेंकता है। यह जानते हुए कि डेगा अच्छा लड़ाकू नहीं है, इसलिए हेनरी को उन दोनों के साथ अकेले ही लड़ना पड़ता है, जबकि उसका साथी कायरतापूर्वक छिप जाता है। उन्हें हराने के बाद हेनरी जल्दी से नहाता है और अपने शरीर से सारे खून के धब्बे मिटाता है ताकि गार्ड उसे सजा न दे सके। आधी रात को डेगा सोचने लगता है कि हेनरी के जाने के बाद उसका जीवन कैसा होगा। वे इस नतीजे पर पहुंचता है कि क्रिसमस तक अपने दम पर जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए अपने वकील द्वारा उसे रिहा करने का इंतजार करने के बजाय डेगा अपने साथी से उसे अपनी नाव के साथ ले जाने के लिए कहता है। लेकिन हेनरी का मानना है कि वह समुद्र में ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। सुबह सभी कैदी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वार्डन कहता है एक कैदी ने रात में 2 गार्डों पर ब्लेड से हमला किया था। अचानक झूलो गार्डों के साथ आता है। हेनरी उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसका दोस्त भागने में कामयाब हो गया था। झूलों का कटा हुआ सिर देखकर हेनरी के होश उड़ जाते हैं, इसलिए वार्डन हेनरी और डेगा को आदेश देता है कि वे लाश को उठाकर गड्ढे में फेंक के आए। रास्ते में अपनी वर्दी खून से लथपथ देखकर डेगा डर के मारे कांप उठता है, इसलिए वह एक गार्ड के निशाने पर आ जाता है जो उसे बहुत कमजोर समझने लगता है। डेगा को कोड़े मारे जा रहे होते हैं। हेनरी सोचता है कि उसकी मदद कैसे की जाए और अपने साथी की रक्षा के लिए गार्ड के सिर पर एक पत्थर से वार करता है। जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है तो हेनरी तुरंत भागने का फैसला करता है क्योंकि वह जानता है कि दूसरे गार्ड उसका पीछा करेंगे। भागते समय हेनरी गोलियों की आवाज सुनता है और नदी में कूद जाता है, लेकिन पुलिस वाले गोलीबारी जारी रखते हैं। सौभाग्य से उसे कोई गोली नहीं लगती और वह तैरकर नदी के दूसरी ओर पहुंच जाता है। उधर दूसरे पुलिस वाले डेगा को वापस जेल ले जाते हैं। जब उसे आखिरकार वह जगह मिल जाती है जहां पर नाव को $5000 में खरीदा था, तो हेनरी बताता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पेरिस पहुंचते ही वह पास्कल को इसे डबल पैसे देने का वादा करता है। तभी हथियारबंद पुलिस वालों का एक समूह वहां पहुंचता है। पास्कल कहता है कि अगर हेनरी के पास पैसे होते तो भी वह उसे वार्डन को सौंप देता, क्योंकि वार्डन किसी भी भगोड़े को पकड़ने पर उसे 2 गुना पैसा देता है। सुबह हेनरी को वापस जेल ले जाया जाता है और वार्डन उसे बताता है कि वह भाग्यशाली है क्योंकि उस गार्ड के सिर पर चोट लगने के बाद भी उसकी जान नहीं गई, इसलिए वो मरने से बच जाएगा। हेनरी को सेंट जोसेफ द्वीप भेज दिया जाएगा जहां उसे 2 साल के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा। उस अंधेरी खामोश कोठरी में केवल सूप खाकर कई दिन बिताने के बाद हेनरी से सैंटनी मिलने आता है और उसकी पिटाई की जाती है। अपने हमले से उबरने के बाद सैनिक ने कैदी से अपना हिसाब चुकता कर लेता है। कुछ दिन बीत गए और हेनरी को सूप के साथ नारियल का एक टुकड़ा मिलने लगा। गार्ड द्वारा छोड़े गए नोट को पढ़कर उसे समझ आ जाता है कि यह नारियल डेगा गार्ड को पैसे देकर भिजवा रहा है। हेनरी डेगा का आभार महसूस करता है कि उसका दोस्त दूर से ही सही उसकी मदद करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जल्द ही उस दयालुता का पता चल जाता है। गार्ड उस आदमी को कड़ी सजा देता है जिसने इतने दिनों से नारियल बाल्टी में डालकर हेनरी तक पहुंचा रहा था। उसी दोपहर जेल वार्डन उससे पूछता है कि उन नारियलों को भेजने के लिए उस आदमी को पैसे किसने दिए। हालांकि हेनरी साफ इनकार कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। वार्डन हेनरी का खाना खाने का फैसला करता है। उस दिन से हेनरी कमजोर पड़ने लगता है।
वह मुश्किल से चल पाता है और अपनी सारी ऊर्जा खो देता है। जब उसके बाल कटवाने का दिन आता है तो वह अपना सिर बाहर निकालता है और देखता है कि एक कैदी को घसीटकर बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वह उस जगह पर और जीवित नहीं रह सकता था। हेनरी भी महसूस करता है कि इन परिस्थितियों में वे भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। वार्डन उसे एक और मौका देने का फैसला करता है। उसे कहता है कि अगर वह उस आदमी का नाम बता दे जिसने उसकी मदद करने का प्रयास किया था, तो वे फिर से हर दिन की तरह खाना खा सकता है। हालांकि एक बार फिर हेनरी चुप रहता है, इसलिए वार्डन गार्डों को आदेश देता है कि उसे उसकी सजा पूरी होने तक अंधेरे में ही रहने दें। 2 साल बीत जाने के बाद हेनरी को आखिरकार उस कोठरी से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डेगा उससे मिलने आता है। वे हेनरी से माफी मांगता है क्योंकि हेनरी के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानता है। डेगा ने बताया कि उसे ताजा खबर मिली है कि उसकी पत्नी और वकील के बीच नजदीकियां बढ़ने के कारण उन दोनों ने शादी कर ली है, तो जाहिर है उसकी आजादी के लिए लड़ने वाला कोई और नहीं है। उस पल डेगा को राहत महसूस होती है क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा कि उसका साथी पागल हो गया है। बातचीत के दौरान डेगा हेनरी को वार्डन को अपना नाम न बताने के लिए धन्यवाद देता है और बताता है कि अगर वह हेनरी जैसे हालात से गुजरता तो अब तक मर ही जाता। अपने दोस्त को सौंपने के बजाय सारी सजाएं भुगतने को प्राथमिकता देकर हेनरी ने डेगा के साथ अपनी दोस्ती और भी मजबूत कर ली है। और अब जब वे दोनों एक साथ वापस आ गए हैं तो वे दोनों भागने की एक नई रणनीति के बारे में सोचने लगे हैं। डेगा के अनुसार अगले रविवार को वार्डन कुछ स्थानीय राजनेताओं के मनोरंजन के लिए एक फिल्म दिखाएंगे और पहरेदारों का ध्यान इस घटना से भटक जाएगा। उस समय उनके पास भागने का एक बेहतरीन मौका होगा, लेकिन इस योजना को कामयाब बनाने के लिए सेलियर और डेगा को एक नाव लेनी होगी। योजना पर सहमत होने के बाद दोनों आदमी लड़ाई का नाटक करने लगते हैं और हेनरी पहरेदारों को यकीन दिला देता है कि वह पागल है। रात होने पर हेनरी माचेटे से बात करने जाता है और उसे भागने के दौरान अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन बदले में उस युवक को बस वार्डन का ध्यान भटकाना होगा। अगली सुबह जब वह सेलियर से मिलता है तो हेनरी को पता चलता है कि नदी के किनारे एक नाव छिपी हुई है। योजना अनुसार जब फिल्म शुरू होगी तो समूह वार्डन की इमारत से गुजरेगा और डेगा के पास दरवाजा खोलने की चाबी होगी। ये जानते हुए भी कि उसे अपनी योजना को अमल में लाने के लिए सेलियर की जरूरत है, डेगा को लगता है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वह जानता है कि उस व्यक्ति की हरकतें सही नहीं है। हालांकि हेनरी कहता है कि द्वीप पर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। हेनरी अपने दोस्त को नींद की गोलियों से भरा एक डिब्बा देता है और उसे गार्ड की कॉफी में डालने के लिए कहता है। जैसे ही वह कोठरी से बाहर निकलने वाला होता है, एक कैदी नींद की गोलियों का डिब्बा चुरा लेता है और डेगा उसे वापस लेने के प्रयास में उस पर हमला कर देता है। उसी समय एक गार्ड लड़ाई को रोक देता है। पिछले 2 सालों में डेगा को जीवित रहने के लिए एक भरोसेमंद पद पर रहना पड़ा था। वह वार्डन का अकाउंटेंट बन गया था। इस वजह से उसे गार्डों द्वारा सुरक्षा मिलती है। शाम के समय जब डेगा गार्ड के पेय में नींद की गोली डाल रहा होता है, उसके साथी भागने की योजना बना रहे होते हैं और जैसा कि तय हुआ था, मैचेटे जेलर को अपने साथ ले जाता है। जेलर पर वार करने के बाद दोनों मैचेटे के साथ बाहर निकलते हैं और फिर उन गार्डों को बेहोश कर देते हैं जो नशे की वजह से लगभग सो गए थे। फिर अचानक एक तूफान आ जाता है और वार्डन अंदर मौजूद सभी लोगों को बारिश से बचने का आदेश देता है। सेलियर डर कर उन्हें बताता है कि उन्हें चलना चाहिए, लेकिन हेनरी डेगा के बिना जाने से इनकार कर देता है और वहीं रुककर अपने दोस्त का इंतजार करने का फैसला करता है। तभी डेगा प्रकट होता है और कहता है कि वह चाबियां चुराने में कामयाब हो गया है ताकि वे मुख्य मार्ग से जा सकें। योजना यह है कि वे वॉचर टावर तक तब पहुंचे जब लाइटें बंद हों ताकि गार्ड उन्हें न देख सकें। जैसे ही कैदी टावर से कूदते हैं, लाइटें वापस आ जाती हैं और डेगा का पैर मुड़ जाता है। एक बार फिर सेलियर हेनरी को अपने साथी को छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास करता है, लेकिन हेनरी उसे ले जाने के लिए मैचेटे से मदद मांगता है। आधे रास्ते में समूह को हथियारबंद लोगों का एक समूह मिलता है और हेनरी लड़ाई की तैयारी करता है। हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि वे लोग नाव के मालिक गिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। जब उसे भुगतान का दूसरा भाग मिल जाता है तो वह आदमी लोगों को नाव पर ले जाता है और उन्हें नदी तक पहुंचने में मदद करता है। समूह समुद्र में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि नाव में एक छेद हो गया है, जिस कारण नाव धीरे धीरे पानी में डूब रही है। पानी को और गहरा होते देख सेलियर कहता है कि नाव उन सभी को नहीं संभाल पाएगी, इसलिए उन्हें नाव का वजन कम करना होगा। इस बातचीत में सेलियर का उद्देश्य हेनरी को डेगा को समुद्र में फेंकने के लिए राजी करना है, लेकिन हेनरी ऐसा करने के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि वह किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। कुछ देर नाव चलाने के बाद कैदी थोड़ा आराम करते हैं
और जब वे समुद्र के बीचों बीच बह रहे होते हैं तभी हेनरी एक तूफान को आते हुए देखता है। भयभीत होकर वह नाव को आने वाली विपत्ति का सामना करने के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है और सेलियर डेगा को मारने के लिए एक चाकू लाता है। उसे पूरा यकीन है कि नाव का वजन कम करने से उनके बचने की संभावना बेहतर हो जाएगी। उसी समय मैचेड उठता है और सेलियर के हाथों से चाकू छीनने का प्रयास करता है, लेकिन मैचेड समुद्र में गिर जाता है। युवक को खतरे में देखकर हेनरी अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता है और चाकू पानी में गिर जाता है। जैसे ही दोनों के बीच संघर्ष शुरू होता है, डेगा हथियार से अपने दुश्मन की पीठ पर वार करता है। जब वह पलटकर लड़ने का प्रयास करता है तो सेलियर की गर्दन पर वार होता है। ज्यादा खून बहने की वजह से सेलियर बच नहीं पाता है। अपने दोस्त को आश्वस्त करने के बाद हेनरी चाकू को समुद्र में फेंक देता है और मैचेड को वापस नाव पर लाने में मदद करता है। साथ मिलकर वे सेलियर के मृत शरीर को समुद्र में फेंक देते हैं और तूफान से निपटने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं। कई दिनों बाद हेनरी खुद को एक टापू पर पाता है और अपने साथियों की तलाश में तंबू छोड़ देता है। समुद्र तट पर पहुंचने पर एक नन से मिलता है। इन्हीं लोगों ने ही इनकी जान बचाई थी। उसे पता चलता है कि वह कोलंबिया में पहुंच गया है। हालांकि वह जानती है कि ये लोग जेल से भागकर यहाँ आए हैं। नन उन्हें बताती है कि उन्हें बस पश्चाताप करना होगा ताकि गॉड उन्हें माफ कर सके। कई सालों बाद पहली बार हेनरी को अपनी आजादी का आनंद लेने का मौका मिलता है। वह महसूस करता है कि पानी उसकी त्वचा को छू रहा है तो वह शांत हो जाता है। नहाने के बाद वह डेगा से मिलने जाता है। उसे बताता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन डेगा ने यही रहने का फैसला कर लिया था। रास्ते में हेनरी पुलिस की गाड़ी को आता हुआ देखता है। वे समझ जाता है कि नन ने उन सब की जानकारी वार्डन को दे दी थी। वह तुरंत अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए वापस भागने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि गार्ड उनके नजदीक पहुंच चुके थे। डेगा के पैर में पट्टी बंधी होने के कारण डेगा खुद चल नहीं सकता, तो हेनरी उसे उठाने में मदद करता है और मैचेड को गोली लगते हुए देखता है। बचे हुए 2 कैदियों को फिर से पकड़ लिया जाता है। 5 साल बाद एकांत कारावास की अपनी दूसरी यात्रा पूरी करने के बाद हेनरी को शैतान के द्वीप पर वापस भेज दिया जाता है और जेल का वार्डन भी उसे जीवित देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उस जगह पर बहुत कम लोग इतने लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। अब तक हेनरी सारी उम्मीदें खो चुका है और पूरी तरह से उदासीन जीवन जी रहा है। जब वह अपने दोस्त से दोबारा मिलता है तो उसे पता चलता है कि डेगा पागलपन की कगार पर है और उसे उस अंत का पछतावा होता है जो उन दोनों के साथ हुआ था। उस दोपहर वह अपने दोस्त से समुद्र तक पहुंचने में मदद मांगता है और वापस भागने की नई रणनीति के बारे में सोचने लगता है। हालांकि डेगा कहता है कि अगर हेनरी गिरने से बच भी गया तो भी वह कभी भी समुद्र पार नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों बाद आधी रात को हेनरी एक अजीबोगरीब नई योजना के साथ जागता है और डेगा से नारियल इकट्ठा करने में मदद मांगता है, जिसके ऊपर वो तैरकर समुद्र पार करने में कामयाब हो जाएगा। डेगा अपने दोस्त के विचार को मानने का फैसला करता है और भागने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता है। हालांकि जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो डेगा उसे द्वीप पर ही रहने के अपने फैसले के बारे में बताता है क्योंकि इतने लंबे समय के बाद उसे लगने लगा है कि यही उसकी जगह है। उस पल दोनों दोस्त एक दूसरे को भावुक विदाई देते हुए गले लगते हैं और हेनरी उस बोरे को समुद्र में फेंक देता है। इसके तुरंत बाद हेनरी आजादी के लिए पानी में कूद जाता है। तभी डेगा देखता है कि पानी में कूदने के बाद हेनरी पानी के ऊपर नहीं आ रहा है। उसे लगा हेनरी मर गया, जिस कारण डेगा दुखी हो जाता है। तभी अचानक हेनरी बाहर आता है और डेगा का नाम पुकारता है। इस दृश्य को देखते ही डेगा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका साथी जिंदा बच गया और हेनरी नारियल के बोरे के ऊपर लेट जाता है। समुद्र की लहरें उसे पार करवा रही थीं। इसके बाद हमारे सामने 1969 का दृश्य आता है। तब हम हेनरी को देखते हैं जो काफी बूढ़ा हो गया था। वे पेरिस जाने के बाद एक पब्लिशर से मिलता है। उसने अपनी पूरी कहानी एक किताब में लिखी थी। वो चाहता है कि उसके जीवन की सच्ची घटना पूरी दुनिया तक पहुंचे। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।